नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जो भी वर्ष भर में खेल से संबंधित बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, किसी बड़े व्यक्तित्व को यदि सम्मानित किया गया है, खेल से संबंधित कौन से टूर्नामेंट किस देश में हुए हैं, कौन से टूर्नामेंट के कौन से रिकॉर्ड्स बने हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इसके साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अवार्ड्स का रहेगा, किसको किस प्रकार के कितने पुरस्कार दिए गए हैं, किस प्रकार से के सम्मान दिए गए हैं, हमारी जो अगली कड़ी रहेगी, हमारी जो अगला वीडियो रहेगा, उसमें हम 2022 से लेकर 2023 तक के अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान, सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। इसके बाद हम साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ष भर में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनसे संबंधित सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स की सारी टेंशन को हम खत्म कर दें 10 मार्च तक इसी तरह की वार्षिक श्रृंखला के माध्यम से। ठीक है, तो बस उसके लिए एक चीज आपको करना है कि हमारे साथ आपको बने रहना है। आज की क्लास की शुरुआत करें उसके पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो हमारी क्लास है वो किस बेस पर, किस आधार पर पूरी क्लास बनाई गई है, इस चीज को हम आपको पहले बता देना चाहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट हमारी आप एक बात सुन ले। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है, ठीक है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता है या कोई फेलियर इंसान होता है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि ये सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, और ये फेलियर इंसान है। यहां पर फेलियर का मतलब जिंदगी में फेल होने से नहीं है, यहां पर फेलियर का मतलब एग्जाम में फेल होने से है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो सक्सेसफुल इंसान और फेलियर इंसान के बीच में जो एक अंतर होता है वो अंतर होता है किस चीज का? स्ट्रेटजी का अंतर होता है। किस चीज का होता है अंतर? स्ट्रेटजी का। यदि स्ट्रेटजी अच्छी होती है तो ये आदमी सक्सेसफुल कहलाता है और यदि स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती है तो ये आदमी फेल कहला जाता है। ठीक है, स्ट्रेटजी भी किस तरह की होती है? दो चीजें स्ट्रेटजी में होती हैं। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, उठा के आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यदि दो चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके स्ट्रेटजी में, पहली कौन सी चीज होती है? पहली होती है सिलेबस। क्या होता है? सिलेबस। यदि आपने सिलेबस को सही ढंग से फॉलो किया है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। क्या होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं क्लास शुरू करने से क्योंकि हमारी पूरी क्लास का आधार ही क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को आधार बनाकर हम ये पूरी वीडियोस में आपको इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने वाले हैं। ठीक है, जैसे पटवारी से संबंधित एग्जाम होते हैं, पटवारी का एग्जाम होता है, या वनडे एग्जाम्स होते हैं, व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम होते हैं, एमपीपीएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, उन सारे पेपर्स में उनका निचोड़ पहले हमने देखा है और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों को ध्यान में रखकर हमने आज की क्लास तैयार करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो कवर अप करने का तरीका रहेगा वो उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। तो क्रिकेट कोई भी एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, व्यापम से संबंधित कोई एग्जाम हो, वन रक्षक का एग्जाम हो, जो वनडे एग्जाम होते हैं, एलआईसीज के एग्जाम होते हैं, उसमें क्रिकेट उनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो हम सबसे पहले आपको क्रिकेट से संबंधित बातें बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी वर्ष भर में जनवरी 2022 से लेकर 2023 में खेल से संबंधित कौन कौन सी बातें हुई हैं। उसके बाद हॉकी से संबंधित हम आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराने वाले हैं। हॉकी से संबंधित कौन कौन से टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, हॉकी के लिहाज से भारत भी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये सारी चीजें। और उसके बाद हॉकी पता है कि हमारे भारत देश का क्या है, मैं बताऊंगा नहीं, आप सोचिए कि हॉकी क्या है। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल से संबंधित हम आपको बहुत सारी चीजें प्रदान करने वाले हैं। फुटबॉल उतना महत्व हमारे भारत देश में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ी सीरीज हमारे भारत देश में फुटबॉल से संबंधित हुई है, उसकी जानकारी हम आपको देंगे। टेनिस से संबंधित
आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। टेनिस से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बैडमिंटन से संबंधित इसी क्रम में हम आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो स्नूकर से संबंधित एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, इसमें भारतीयों ने किस तरह से भूमिका निभाई है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 की हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन आना पूरी तरह से संभावित है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को हम बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये भी खेल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी करेंगे। उसके बाद 9th नंबर पर आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आपको हम बता दें कि यह मध्य प्रदेश में ही आयोजित हुआ है और इसको छोड़कर आप यदि एग्जाम में जा रहे हैं तो यह समझिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चीजें आपको कवर अप करनी है ढंग से। ठीक है, उसके बाद हमारा 10वां और अंतिम जो बिंदु रहेगा वो है चलते चलते खेल करेंट अफेयर्स के अंतर्गत। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो चीजें इन टॉपिक्स से छूट जाएंगी, उसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहेंगे, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहेंगे, उनसे संबंधित सारी चीजें हम इसके अंतर्गत कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं किससे? क्रिकेट से। हमने आपको बोला था कि हम महत्वपूर्ण खेल क्रिकेट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाता है कि आईसीसी 2021 का बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब आपको यहां पर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि जो 21 का पुरस्कार है वो 2022 में दिया गया था, 2023 में अभी प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए ये पूछा जा सकता है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि स्मृति मंदाना को यह पुरस्कार दिया गया है और यह दूसरी बार इन्हें पुरस्कार दिया गया है, इसलिए यह आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद यह भारत की पहली महिला है ये अवार्ड जीतने वाली। कौन सी महिला है? पहली महिला है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का याद रखिएगा कि स्मृति मंदाना जी को आईसीसी के द्वारा जो बेस्ट वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का एग्जाम 2021 अवार्ड जो है 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि किसे प्रदान किया गया है, और दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि उस प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे आईसीसी द्वारा 2021 में बेस्ट वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो उसमें एग्जाम निकल गया गलती से, वो अवार्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अवार्ड जीतने वाली पहली महिला, भारत की पहली महिला कौन है? स्मृति मंदाना। तो यहां पर आप देखिए तो दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो यही लाइन उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और दूसरा ये पूछ लेगा कि भारत में जीतने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको यह चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने 1000वां मैच खेला है, पहली बात। और ये जो 1000वां मैच है, जितनी भी टीमें हैं उनमें से सबसे अधिक मैच खेलने वाली भारतीय टीम हो गई है जिसने 1000 मैच खेले हैं। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि है तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये उपलब्धि हमारे भारत में ही प्राप्त करी है भारतीय टीम ने। कहां पर प्राप्त करी है? तो अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है उसमें इन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त करी है। किसके खिलाफ की है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह उपलब्धि की है। तो यहां पर क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं कि किसके खिलाफ, मतलब किसके खिलाफ भारत ने 1000वां मैच खेला है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। और यह मैच कहां पर खेला है? दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो यह मैच खेला गया है अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, उसके बाद यह पूछा जा सकता है कि भारत के अलावा दूसरी टीम कौन सी है? दूसरी टीम कौन सी है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दूसरी टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसने भारत के बाद सबसे अधिक मैचेस, वनडे मैचेस खेले हैं। तो यह बात क्लियर हो गई। 1000वां वनडे मैच आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यह कॉपी पेस्ट वाली मटेरियल नहीं है, बल्कि हमने पहले सोचा है, समझा है, हमने पुराने पेपर्स देखे हैं, उसे आधार बनाकर हमने ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की दुनिया में ही देख लेते हैं।
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। अब यहां किसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि किसे दिया गया है, तो यह अवार्ड दिया गया है डेरिल मिशेल को। पहला क्वेश्चन यह बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है कि डेरिल मिशेल किस देश से संबंधित हैं। क्या बन सकता है, डेरिल मिशेल दे देगा और वो पूछ लेगा कि किस देश से संबंधित है, तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके बाद वो केवल डेरिल मिशेल दे देंगे और पूछ लेंगे किस खेल से संबंधित है, तो खेल भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा ये चौथे हैं। ठीक है, इनसे पहले 3 लोगों को और दिए गए हैं अवार्ड, तो एक नजर में देख लेते हैं। डेनियल विटोरी को दिया गया है, ब्रिडेन मैकुलम को दिया गया है, केन विलियमसन को दिया गया है। तो ये 4 अवार्ड, 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट में, कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जाम होते हैं, खासकर जो व्यापम से संबंधित एग्जाम होते हैं, उसमें इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैच से संबंधित बातें ना पूछकर घरेलू क्रिकेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो यही बन सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 2021 की बात कर रहे हैं हम भी। ठीक है, तमिलनाडु और हिमाचल के बीच में फाइनल हुआ है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने यह जीता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता। ठीक है, एक क्वेश्चन यह बन सकता है, किसने जीता, तो आपको क्या बताना है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश ने वो भी वीजेडी नियम के आधार पर जीता है। वीजेडी नियम बड़ा चर्चा में रहा है, ये टूर्नामेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मौसम से संबंधित जो नियम होता है उसी पर आधारित है। कभी मौका मिला तो हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर केवल आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी, नंबर 1। और एक वर्ड यहां पर पूछा जा सकता है कि वीजेडी किससे संबंधित है, वीजेडी नियम किससे संबंधित है, तो आपको आंसर क्या करना है, ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इस हिसाब से हमने 4 क्वेश्चंस देख लिए कि इस स्लाइड से 4 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैच है, फाइनल मैच, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया था, इसका फाइनल। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है, राजस्थान टिक करना है। ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, आप बस चीजें समझते जाइए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि आपको चीजें समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इस स्लाइड से आपको समझ में आ गया कि कहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आईपीएल की बात कर लेते हैं, बहुत चर्चित विषय रहता है। तो सबसे पहले तो आपको पहले आईपीएल में वीवो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब टाइटल स्पॉन्सर बदल गया है, वीवो की जगह में आपको कौन दिखाई देगा, तो टाटा दिखाई देने लगेगा। यह चीज आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। और एक ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए याद रख लीजिए, यदि आपको याद हो रहा है, कि ब्रिजेश पटेल जो है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं आईपीएल के। ठीक है, आईपीएल से संबंधित जो आईपीएल 2022 में हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी देखिए 15 मार्च से पटवारी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके बाद एमपीपीएससी का होगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो क्यों ना उसके पहले की जो वर्ष भर की महत्वपूर्ण खबरें उनको जान ले। 2023 का आईपीएल तो अभी हुआ नहीं है, उसकी केवल बोलियां लगी हैं, खिलाड़ियों मतलब टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदा है, उसकी चर्चा हम थोड़ा सा लास्ट में कर लेंगे। तो 2022 के आईपीएल में संदर्भित कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले तो 2 नई टीमें जोड़ी गई। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी टीमें आईपीएल 2022 में जोड़ी गई। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कौन सी 2 टीमें, तो पहली टीम क्या है, गुजरात टाइटंस है, और दूसरी कौन सी है, लखनऊ सुपर जायंट्स। याद रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, गुजरात टाइटंस टीम नई रही है 2022 में, और लखनऊ सुपर जायंट्स भी रही है। ठीक है, प्रयोजक कौन रहे हैं, तो टाटा समूह प्रयोजक रहे हैं इसके। मैंने अभी आपको बोला 2022 में वीवो आपको नहीं दिखेगा, कौन दिखेगा, टाटा दिखेगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद
फाइनल किसने जीता था? तो गुजरात टाइटंस ने जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर 7 विकेट से। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, गुजरात टाइटंस। याद करिए यार किस तरह से वो हार्दिक पांड्या किस तरह से पूरा वो हाथ में अपने कप लेके और पूरे गुजरात में घूमा था और क्या चीजें थी, आपको याद होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था, तो ऐसी चीजें याद रहती हैं। तो कौन जीता था? गुजरात टाइटंस। और कभी कभी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसको हरा के जीता था, तो आपको राजस्थान रॉयल्स याद रखना है। हो सकता है राजस्थान रॉयल्स बहुत लोगों को याद ना हो, ठीक है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग तो एग्जाम देते हैं ना जिनको क्रिकेट से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि वो इस तरह के क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी हम आपको दिला देते हैं। हार्दिक पांड्या को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था फाइनल के दिन, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के बैटर जोस बटलर को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 के आईपीएल में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया था, तो आपको जोस बटलर का करना है। इन्होंने पिछली बार बहुत धमाल मचाया है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि आईपीएल से कोई क्वेश्चन आता है और आपके दिमाग में उसका आंसर ना आए, तो ये मारे जा सकते हैं वहां पर आंसर। कौन? जोस बटलर को, ठीक है ना। यदि तुक्का ही मारना है तो दिमाग लगा के तुक्का मारो, ठीक है ना। हो सकता है सही निकल जाए, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए ऑरेंज कैप, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो आपको याद रखनी है कि हो सकता है वो पूछ ले कि आईपीएल में ऑरेंज कैप से क्या मतलब है। तो जो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं वो ऐसा दिमाग में मत मानिएगा, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जिनको क्रिकेट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उनको ये याद रखना जरूरी है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो सर्वाधिक रन बनाने वाला आईपीएल के उस सीजन में जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। और 2022 में ये किसे सौंपा गया? तो जोस बटलर को दिया गया। मैंने क्या बोला? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? जोस बटलर। यदि आपको तुक्का मारना है, और देखिए तुक्का मारना कोई बुरी चीज नहीं होती है, ठीक है। तुक्के का मतलब यही होता है कि यदि आप सही ढंग से, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के प्रश्न में बहुत सारी चीजें याद नहीं आती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि तुक्का भी सोच समझ के मारना है। वो भी कभी कभी क्या होता है, क्योंकि कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं होता है आज के समय में, ठीक है ना, 1 या 2 नंबर का अंतर रहता है, तो इस चीज को याद रखना है। पर्पल कैप यदि पूछा जाए तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है, तो यजुवेंद्र चहल जी को, ठीक है। और ये किस टीम से संबंधित है? तो राजस्थान रॉयल्स से संबंधित है। इन्होंने 17 मैचों में 27 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल में जो अन्य पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। अब देखिएगा आप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया? ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, उमरान मलिक को दिया गया, पहली बात। और उमरान मलिक कौन है? भारतीय हैं, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिले कि आईपीएल 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो उमरान मलिक को दिया गया, ये याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक छक्के का किसको अवार्ड दिया गया? देखिए जोस बटलर। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि 2022 में यदि आईपीएल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यदि आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जोस बटलर को टिक कर दीजिए आंख बंद करके। ये तुक्का नहीं होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग घरेलू चलती भाषा में क्या बोल देते हैं? इसको तुक्का बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पूछा जाए सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? तो जोस बटलर ने लगाए हैं सबसे छक्के। अब संख्या यदि याद रहती है तो ठीक है, वैसे संख्या पूछे जाने की संभावना कम है। 45 छक्के इन्होंने मारे थे जोस बटलर साहब ने, और 83 चौके मारे थे जोस बटलर साहब ने, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी पुरस्कार मिले थे उसमें से 6 पुरस्कार किसके नाम गए थे? जोस बटलर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। और आईपीएल 2022 से यदि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके दिमाग में नाम नहीं, आप उनको रिवाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जोस बटलर के साथ जाइए, ठीक है। 80% संभावना है कि आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं, ठीक है। 2021-22 की सबसे पहले बात करते हैं। ये कौन सा संस्करण था? तो ये 87वां मतलब 87वां था, ठीक है। उसके बाद फाइनल मुकाबला एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। फिर से यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम
चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर लोगों को एक धोखा हो जाता है कि वो एक लिस्ट रटने बैठ जाते हैं। ठीक है, कि ये स्टेडियम यहां है, ये स्टेडियम यहां है। इसका सही पढ़ने का तरीका ये है कि जहां ये मैचेज हुए हैं ना, उन स्टेडियम को आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो वो बड़ी सी जो लिस्ट याद करनी पड़ती है, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है कि उस जगह में कहीं ना कहीं कुछ घटना घटी है। ठीक है, अब जैसे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां, बेंगलोर भी ऑप्शन दे सकता है और कर्नाटका भी दे सकता है, दोनों चीजें। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमेशा धोखा इसी में होता है। अब लोग लिस्ट रटने में लगे, आपको लिस्ट नहीं रटना है। जहां पर इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं, जहां पर भारत ने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, या जो बाहर की टीमें आई हैं उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो उस आधार पर कौन सा स्टेडियम कहां पर है ये याद रखना है आपको, बस बात खत्म। ठीक है, उसके बाद ये रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है, पहली बार जीता है। एक बार फिर से अपने आप को मैं रिपीट कर रहा हूं कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार यह ट्रॉफी जीता है। और उससे भी बड़ी बात बताऊं, मुंबई को हरा के ये ट्रॉफी जीता है मध्य प्रदेश ने। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुंबई ने 41 बार रणजी ट्रॉफी जीता है। 87 में से 41 बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, मुंबई ने जीता है। और मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने जीता है, तो अपने आप में एक ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कितने विकेट से हरा के जीता है, तो 6 विकेट से मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर ये मैच जीता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हम मध्य प्रदेश के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं महिला T20 चैलेंज 2022। ये एक जो घरेलू वो सीरीज है वो हुई थी। इसमें ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसमें पहली बात याद रखना है कि कहां आयोजित की गई है। पहला नंबर तो ये महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। ठीक है, और दूसरा कौन जीता। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 चीजें बस, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, कौन जीता, तो सुपरनोवा ने वेलोसिटी को 4 विकेट से हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, इतनी बात ही याद रखनी है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने चैनल एग्जाम साधक में उपलब्ध करा दूंगा, वहां जाके आप प्राप्त कर सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। सेम पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एशिया कप 2022 की। ठीक है, एशिया कप 2022 की। एशिया कप 2022 सबसे पहली बात इतना चर्चा में क्यों रहा। नंबर 1 चर्चा में इसलिए रहा कि एशिया कप 2022 पहले श्रीलंका में आयोजित होने वाला था। कहां आयोजित होने वाला था, श्रीलंका में आयोजित होने वाला था। लेकिन आपने देखा कि इसकी साल भर अर्थव्यवस्था कैसी रही। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसी रही, आपने साल भर 2022 ने श्रीलंका के बिना न्यूज़पेपर में कुछ छप ही नहीं रहा था रेगुलर। ठीक है, इसलिए एशिया कप महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले ये श्रीलंका में होने वाला था। अब श्रीलंका ने हाथ खड़े कर लिए कि साहब हमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये कप ट्रांसफर कहां कर दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया कप 2022 कहां आयोजित हुआ। करंट का मतलब यही होता है कि जो सबसे अधिक चर्चित विषय रहते हैं उन्हीं को चीजें उठा ली जाती हैं। ठीक है, और ज्यादा वो डीप में जाके हम तैयारी करते हैं डीपली, लेकिन क्वेश्चन डीप में जाकर नहीं पूछे जाते हैं, वो इसी तरह पूछ लेगा। अब श्रीलंका बहुत अधिक चर्चा में रहा है, तो इससे ये नहीं ऑर्गेनाइज करा पाया, तो भैया कहां ऑर्गेनाइज कराया गया, ये बिल्कुल हक बनता है एग्जामिनेशन में पूछने को, और वो पूछेगा आपसे, तो संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया। ठीक है, याद रखना है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये जो एशिया कप 2022 है वो श्रीलंका ने जीता। आप सोचिए कि मतलब ये हमारे लिए एक प्रेरणा की कहानी हो सकती है कि बुरी स्थिति में किस तरह से लोग गिरकर खड़े होकर और कैसे ऐसे परिणाम लाते हैं। ठीक है ना, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है एशिया कप, क्योंकि
पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप अपने नाम किया है। बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है, इसलिए यह क्वेश्चन और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि कभी एशिया कप चर्चा में क्यों है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए आपसे कि भारत जो कौन सा ऐसा देश है जिसने एशिया कप सबसे ज्यादा बार जीता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बनना स्वाभाविक है। और क्यों बनना स्वाभाविक है? क्योंकि सबसे अधिक भारत ने जीता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। मैं चाहता तो मैं भी यहां पर एक क्वेश्चन बनाता और उस हिसाब से आपको चीजें उपलब्ध करा देता, लेकिन मेरा मानना यह है कि क्यों ना, जिससे आप बार बार अपनी आंखों से सामने से गुजार सकें। एक तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे जिससे आप उनको बार बार पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये एशिया कप से संबंधित बात हो गई, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो लीजेंड्स क्रिकेट लीग इस बार कहां आयोजित हुआ है? तो इसमें केवल 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। बिल्कुल एक सरसरी निगाह पर देख लीजिए लीजेंड्स क्रिकेट लीग के बारे में। पहला तो यही है कि कहां पर आयोजित हुआ है, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ है। तो यहां पर आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी स्थिति कहां पर है। तो इसकी स्थिति जयपुर राजस्थान में है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है कि इंडिया कैपिटल्स ने जीता है लीजेंड्स क्रिकेट लीग। किसने जीता है? इंडिया कैपिटल्स ने। और किसको हराया है? तो भीलवाड़ा किंग्स को हराया है। यही 3 चीज इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इससे, ठीक है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, और आ जाएगा तो ये सामान्य क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रूल होता है कि जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और इससे अब पूछ लिया कि लीजेंड्स क्रिकेट में 6:29 में किसने छक्का मारा था, तो ये ना आपसे बनेगा ना हमसे बनेगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी तुक्का मारेंगे और आपको भी तुक्का मारना है, ठीक है ना। बल्कि ऐसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि विजेता कौन रहेगा, और जब आप गलत करके आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पीछे हैं। आप उस क्वेश्चन से गलत नहीं होंगे कि 6:29 में किसने छक्का मारा था। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका गलत होता है तो आप उस क्वेश्चन से बाहर नहीं होंगे, इतना भरोसा रखिए। आप किस क्वेश्चन से बाहर होंगे कि यदि आपसे पूछा जाता है कि लीजेंड्स क्रिकेट लीग विजेता कौन रहा है और आप उसको सही टिक नहीं कर पाते, क्योंकि ये सामान्य क्वेश्चन है और आपको क्या पढ़ना है? सामान्य अध्ययन पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की। ये काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इसके पहले रायपुर में आयोजित किया गया था ये, और वहां पर रायपुर में कोरोना के कारण दहशत मच गई थी, और बोला जाता है कि यही रोड सेफ्टी कप जो है वहां पर आयोजित किया गया था, जिसके कारण रायपुर में बम फूट गया था कोरोना का, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। अब इसमें भी क्या चीजें याद रखनी है आपको वो बता देता हूं। तो इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका लीजेंड्स को हराया, तो कौन जीता? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कौन जीता? तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता। किसको हरा के जीता? श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर जीता, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखनी है आपको कि प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रीलंका लीजेंड्स के कप्तान तिलक रत्ने को प्रदान किया गया, ठीक है। आपको मतलब समझ में आ रहा है? चीजें हम पीडीएफ में आपको उपलब्ध कराएंगे, सेम चीजें। अभी सुन लीजिए, इसको देखिए, फिर नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो देखिए, तो चीजें याद हो जाएंगी। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो वीडियो देख लीजिए, आप खाना खा रहे हैं तो वीडियो देख लीजिए, आप पार्क में टहलने गए हैं तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आप किसी दोस्त का, वो कोई भी हो सकती है, ही या सी, कुछ भी हो सकता है, यदि आप उसका इंतजार कर रहे हैं तो उस समय का सदुपयोग करिए और ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। तो चीजें आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं। आयोजन 10 सितंबर 22 से 1 अक्टूबर 22 तक हुआ। T20 इसका प्रारूप है, संस्करण दूसरा है और भारत में ये आयोजित किया जा रहा है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के बारे में, ठीक है। तो अब यहां पर आपको ज्यादा डीप में जाके नहीं सोचना है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको क्या करना है? बस इतना याद रख लेना है कि इन्होंने समान वेतन के नाम में महिलाओं को, जब टेस्ट महिलाएं खेलती हैं तो कितना पैसा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वनडे में कितना दिया जाता है? वनडे 1 दिन का होता है तो 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। T20 में कितना दिया जाता है? तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब पूछने का तरीका क्या हो सकता है? हो सकता है आपसे कैसे पूछ ले, इस तरफ सीरीज लिख दें कि कौन सी सीरीज है, वनडे है,
टेस्ट है या T20 है, और इस तरफ क्या लिख देंगे, रुपए लिख देंगे, ठीक है। और उनको क्या कह देंगे कि आप मिलाइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है आपसे केवल ये पूछ ले कि महिलाओं का जो समान वेतन BCCI के द्वारा किया गया है उसमें टेस्ट मैचों के लिए कितना रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो 15 लाख रुपए देना है, ठीक है, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इससे संबंधित इतनी ही बात याद रखनी है। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि जबरदस्ती की कोई बातें आपको नहीं दी जाएंगी, जो मतलब की चीजें हैं केवल उतना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, ये जो ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किससे संबंधित है। तो आपको सीधा टिक करना है क्रिकेट से, क्योंकि अभी हम क्रिकेट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में क्या याद रखना है, तो मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को, किसको, मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को फाइनल मुकाबले में 3 विकेट से हराया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने सबसे ज्यादा बार जीता है। तो 3 बार तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ज्यादा आपको डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि सामान्य क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, और ये सामान्य क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। यदि कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ना आप सॉल्व कर पाओगे, और जो दूसरा बैठा है वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। चलिए, वो भी तुक्का मारेगा और आपको भी तुक्का मारना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम ICC पुरुष याद रखिएगा, क्या, पुरुष T20 विश्व कप 2022 अच्छे से याद होगा, ठीक है ना, कि कैसे हम बाहर हुए थे ये भी आपको याद होगा जो क्रिकेट देखते हैं, और किस तरह से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर ये ICC पुरुष T20 विश्व कप जीता था, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाज सैम कुरेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। अब यहां पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि सैम कुरेन किस खेल से संबंधित है या किस विधा से संबंधित है, तो क्रिकेट खेलने से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनका देश, कि सैम कुरेन किस देश से संबंधित है, तो आपको क्या टिक करना है, इंग्लैंड से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार इंग्लैंड ने ये T20 विश्व कप जीता है, पहली बार इन्होंने 2010 में भी जीता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कि ICC इंग्लैंड ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है T20, ठीक है। इससे एक नजर में हम देख लेते हैं। ये 8वां संस्करण था, आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में हुआ। मेजबान देश याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मिस नहीं होना आपसे। मैंने इसीलिए इसको चार्ट में भी आपको उपलब्ध करा दिया है, ये मिस नहीं होना आपको। मेजबान देश, ये पूछा जा सकता है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप कहां आयोजित हुआ है, आपको आंसर करना है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। प्रतिभागी टीमें 16 रही हैं। अब एक बार स्टेटस देख लेते हैं जल्दी से एक नजर में। सर्वाधिक रन किसने बनाया था, तो विराट कोहली जो भारत से हैं 296 रन बनाए थे, ये याद रखना है। सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, तो वानंदु हंसरंगा ने लिया है, और ये श्रीलंका से हैं, 15 विकेट इन्होंने लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभी हमने चर्चा करी, सैम कुरेन जो इंग्लैंड से संबंधित है, और सर्वोच्च स्कोर जो किया है वो किया है रिली रोसोव, दक्षिण अफ्रीका। नाम थोड़ा सा टफ है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको PDF उपलब्ध कराऊंगा अपने चैनल एग्जाम साधक में जाकर, ठीक है। इन नामों को बार बार देखिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, टिक लगाने की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। महिला T20 एशिया कप 2022, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये कहां पर आयोजित हुआ, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए जब भी आप पढ़ें, ठीक है। तो कहां आयोजित हुआ, तो UAE में आयोजित हुआ, ठीक है। भारत ने ये फाइनल जीता, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। किसको हराया, श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका वर्ष 2022 में काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। उसके बाद महिला T20 एशिया कप 2022 में दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। किसे चुना गया, दीप्ति शर्मा को। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, दीप्ति शर्मा किस विधा से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है, ये बन सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दीप्ति शर्मा का नाम। जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं और खासकर महिला क्रिकेट के बारे में यदि वो जुड़े रहते होंगे, इनका नाम काफी बार सुना होगा, लेकिन जो नए आदमी हैं
उनको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं। भारत ने ये 7वीं बार जीता है। कितनी बार जीत चुके हैं? इसके पहले 6 बार और जीत चुके हैं, ये 7वीं बार जीता है। और जो फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह भारत से संबंधित है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रेणुका सिंह किस खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो रेणुका सिंह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो दीप्ति शर्मा ने 13 विकेट लिए हैं। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022। अब वैसे तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में भी एक मैच ये वाला रख दिया गया है। ठीक है ना, इसलिए मध्य प्रदेश के एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि नेत्रहीन जो T20 विश्व कप 2022 इंदौर में हुआ वो किसके किसके बीच में हुआ है? तो आपको याद रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, याद रखना है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दृष्टिबाधित T20 विश्व कप जो है वो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उससे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, इसलिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आपको याद रखना है। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं पूरे विश्व कप में ये कब हुआ था। तो अभी 5 से 17 दिसंबर 2022 में मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि दृष्टिबाधित नेत्रहीन T20 विश्व कप कहां आयोजित हुआ। ठीक है, कहां आयोजित हुआ? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो कहां आयोजित हुआ? भारत में आयोजित हुआ, ये याद रखना है। अब फाइनल मैच की स्थिति देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला? स्टेडियम आपको लिस्ट याद नहीं करनी है। देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट का फाइनल कहां? एम चिन्नास्वामी में हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि एम चिन्नास्वामी कहां पर है। बेंगलोर में है। विजेता भारत रहा और उप विजेता का नाम भी आपको याद रखना है। उप विजेता का नाम बांग्लादेश है। ठीक है, ये याद रखना है। 120 रन से पराजित किया है भारत ने, बहुत बड़ी जीत है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टाटा IPL 2023 की, जिसमें अभी खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, उससे संबंधित। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, सैम कुरैन, जिनके बारे में अभी हमने काफी चर्चा की है पीछे। इन्हें सबसे महंगा 18.5 करोड़ रुपए में किसने खरीदा है? तो पंजाब किंग्स ने खरीदा है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जब हम हॉकी की ओर बढ़े उससे पहले हम आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमने अब देखिए, अब क्या है कि पटवारी जैसे एग्जामों के लिए या वन रक्षक जैसे एग्जाम जो वनडे एग्जाम है, उनमें हमने देखा और स्टूडेंट से चर्चा करी तो उनकी सबसे बड़ी समस्या किस चीज को लेकर रहती है? इंग्लिश सब्जेक्ट को रहती है। तो हमने सोचा कि जो भी अभी दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि MCQs के थ्रू, और MCQ हमारे कैसे रहेंगे? तो हम टॉपिक वाइज, जैसे प्रीपोजिशन पहला क्लास जो है हम उस हिसाब से आपको टॉपिक वाइज MCQs उपलब्ध कराने वाले हैं अपने एग्जाम साधक में बिल्कुल फ्री में। और एग्जाम साधक का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम इसकी PDF उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ये भूषण सर के द्वारा क्लास ली जा रही है, बहुत अच्छे टीचर हैं, आप इनका नाम जान सकते हैं। और उसके बाद एवरीडे जो है 9 बजे हमारे YouTube चैनल एग्जाम साधक में इनकी क्लास आपको उपलब्ध मिलेगी बिल्कुल फ्री। बस आपको एक चीज करना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हॉकी की ओर। जब हॉकी की ओर बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहां? पहला क्वेश्चन जब इस तरह से पूछा जाता है तो कहां आपके मन में चीज आ जानी चाहिए कि भैया कहां आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कौन जीता होगा भैया? ये तो लद्दाख ने जीता है। किसे हराया होगा? तीसरा क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, तो चंडीगढ़। बस इतने में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 3 इंफॉर्मेशन है आपके पास। तो ये सामान्य इंफॉर्मेशन है, इनसे क्वेश्चन यदि आते हैं और आप सही कर जाते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम महिला एशिया कप 2021 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या, मैंने आपको क्या बोला कि कहां आयोजित हुआ? ठीक है, तो ये मस्कट ओमान में आयोजित हुआ। कहां? मस्कट ओमान में आयोजित हुआ महिला एशिया कप हॉकी।
उसके बाद फाइनल मुकाबले में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित किया। और तीसरी बात, जापान ने तीसरी बार इस प्रतियोगिता को जीता है। फिर भारत ने चीन को 2-0 से पराजित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको महिला एशिया कप हॉकी के बारे में याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022, ठीक है। तो फिर से वही आपके दिमाग में जो एक पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले जैसे ही आप देखिए FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022, तो आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आना चाहिए वो आना चाहिए कि कहां, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए कहां आयोजित हुआ है। तो स्पेन और नीदरलैंड ने मिलकर इसे आयोजित किया है। विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो जहां आयोजित हुआ था, मतलब नीदरलैंड में आयोजित हुआ था और उसने ही जीता है 2022 का, ठीक है। रजत पदक मतलब पदक किसको मिला है? अर्जेंटीना को। मतलब नीदरलैंड ने किसको हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। बस यही सामान्य जानकारी है इसके बारे में जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर देते हैं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की। अभी हमने किसकी बात करी है? 2023 का, जो अभी कुछ दिन पहले आयोजित हुआ था। कब से कब हुआ था? तो 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ था। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में जो फाइनल खेला गया था उसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो जाती है कि ये भारत में आयोजित हुआ है, भारत के उड़ीसा में आयोजित हुआ है, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया है। दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और उड़ीसा के भी किन शहरों में हुआ है आयोजित? अब इसको थोड़ा सा डीपली देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विश्व कप है और कहां हो रहा है? भारत में। तो थोड़ा सा आपको डीप घुसना है, ठीक है। अब कौन कौन से शहर में हो सकता है पूछा जा सके, वो तीन ऑप्शन दे दे या 4 ऑप्शन दे दे, या हो सकता है 4 ऐसे दे दे कि इनमें से किस शहर में, ठीक है ना, वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, ठीक है, या हुआ था। उसमें 3 गलत ऑप्शन दे दें और एक में भुवनेश्वर लिख दें, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये 2 शहरों में आयोजित किया गया, पहला भुवनेश्वर और दूसरा राउरकेला में आयोजित किया गया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने क्या बोला, ये भारत में हुआ, इसलिए थोड़ा सा डीप घुस के आपको सोचना है, ठीक है। 16 टीमों के बीच हुआ, ये भी पूछा जा सकता है कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। 44 मुकाबले हुए। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बार की चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, ठीक है, ये क्या है? विश्व कप की बात कर रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन भारतीय टीम ने आज तक पुरुष हॉकी विश्व कप 1 बार ही जीता है। अब जब 1 बार जीता है और ये भारत में आयोजित हुआ है, तो 1 बार कब जीता है ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है उसकी जानकारी आपको दे दी है कि 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में ये आयोजित किया गया है। और उससे भी बड़ी बात आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान को हराया था 1975 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत ने वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 1975 में जीता था, पहला क्वेश्चन। और दूसरा ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि उसने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है ना। तो पूछा जा सकता है कि किसे हराया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फुटबॉल की ओर। फुटबॉल से संबंधित कुछ बातें हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो पहला, हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, मैं आप बार बार बोल रहा हूं कि कहां आयोजित हुआ, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो गोवा के फटोरदा स्टेडियम में हुआ। कहां पर हुआ? फटोरदा स्टेडियम। पहला क्वेश्चन आ गया, फटोरदा स्टेडियम। दूसरा क्वेश्चन यहीं से क्या बन सकता है कि फटोरदा स्टेडियम कहां है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो फटोरदा स्टेडियम कहां है? गोवा में है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फटोरदा स्टेडियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। या हो सकता है आपसे पूछ लें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहां स्थित है, तो आपको क्या टिक करना है? आपको गोवा टिक करना है, ठीक है। यहां पर इतनी बातें ही आपको याद रखनी है। और उससे ज्यादा बढ़ना है तो हैदराबाद FC ने पहली बार इस लीग का खिताब जीता है, फुटबॉल से संबंधित बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? क्योंकि 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? भारत में,
ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब भारत में आयोजित किया जाता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना होता है, ठीक है। यह महिला विश्व कप कब से कब के बीच में चला, तो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में चला। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप पहली बार 2008 में हुआ था, ठीक है ना। 21वीं सदी में ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, पहली बात। और दूसरी बात क्यों जानना महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि ये जो विश्व कप है कहाँ आयोजित हुआ है, भारत में आयोजित हुआ है। तो सीधी सी बात है कि पहला, अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं, ज़्यादा वर्ष हुए नहीं है, 12-13 साल ही हुए हैं, तो पहली बार पूछा जा सकता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप पहली बार कब आयोजित हुआ था, तो 2008 में आयोजित हुआ था। एक नज़र में देख लेते हैं, सारी जानकारी इस चार्ट में उपलब्ध है, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ, मैंने आपको बताया भारत में। भागीदारी कितनी टीमों ने की, मैंने आपको बताया 16 टीमों ने की। कौन सा संस्करण था, पूछा जा सकता है, 3 स्टार बना के आप नोट डाउन करिए इसको। कौन सा संस्करण, ऐसा पूछा जा सकता है, हो सकता है पूछ ले कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया। 7वां की जगह 6वां भी संस्करण हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि 7वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ, तो फीफा अंडर तो भारत में हुआ, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आयोजन तिथि मैंने आपको बता दी, 11 से 30 अक्टूबर 2022। और जो मैचों का आयोजन हुआ है वो कहां हुआ है, 3 शहरों में हुआ है, एक भुवनेश्वर में हुआ है, एक नवी मुंबई में हुआ है और एक गोवा में हुआ है। मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस शहर में आयोजित हुआ है, उसमें से एक शहर भुवनेश्वर दे देगा और 3 शहर गलत लिख देगा, आपको उसमें से भुवनेश्वर निकालना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में ही, इसी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। मैंने क्या बोला, ये भारत में आयोजित हुआ है, तो थोड़ा सा डीपली जाके सोचना होगा। तो किताब स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता, ये आपको याद रखना है। किसने जीता, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर। अभी तक मैंने इतनी चीजें आपको बताई, मैंने आपको नहीं बोला कि शुभंकर याद रखना है, लेकिन ये भारत में आयोजित हो रहा है तो आपको यहाँ का शुभंकर याद रखना है। इन्होंने शुभंकर किसको बनाया है, इभा को बनाया है, ठीक है। इभा कौन है, इभा एक शेरनी है, एशियाई शेरनी है इभा। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन केवल इभा किससे संबंधित है, तो इभा जो है वो शुभंकर रही है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की, ये याद रखना है, ठीक है। इभा का अर्थ क्या होता है, अच्छी दृष्टि या निर्णय वाला। इभा नाम मेघालय की खासी भाषा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद इभा का उद्देश्य भी हम आपको बता देते हैं कि भारत और विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने के लिए इसे शुभंकर बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नजर में हम फीफा अंडर 17 की कुछ खबरें जान लेते हैं। सबसे पहला, आयोजन कहां हुआ, डीवी पाटिल। तो आपके दिमाग पे क्या आना चाहिए कि यह स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो नवी मुंबई में स्थित है। उसके बाद विजेता कौन रहा, तो स्पेन रहा और स्पेन ने ये दूसरी बार जीता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उप विजेता कौन रहा, तो कोलंबिया रहा, 1-0 से पराजित हुआ है ये। उसके बाद गोल्डन ग्लव किसको दिया गया, तो सोफिया फुएंटे को दिया गया, ये कहां से है, तो स्पेन से है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सिल्वर बॉल किसे दिया गया, लिंडा कैसेडो कोलंबिया से है। गोल्डन बूट किसे दिया गया, तो लॉरिन बेंडर जर्मनी, ठीक है ना। हर सीरीज में तो मैंने ये उपलब्ध नहीं कराया, मैं इसी में क्यों उपलब्ध करा रहा हूं, क्योंकि ये भारत में हुआ है, इसके नाम आपको पता होना चाहिए और जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जा सकता है ये, और उसका हक भी बनता है कि वो पूछे, ठीक है ना। फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड जापान को दिया गया है। गोल्डन बॉल किसे दिया गया है, विक्की लोपेज जो स्पेन में है उसको दिया गया है। सिल्वर बूट मोमोका तानिकावा को दिया गया है जो जापान से है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा नाम टफ हो रहा है, मैं एक बार में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, इन्हें बार बार देखना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके रखिए अपने पास और बार बार पढ़ते रहिए उससे संबंधित चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डूरंड कप्स के बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि डूरंड कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट उस पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला, फाइनल मुकाबला कहां हुआ, तो सॉल्ट लेक स्टेडियम।
अब सॉल्ट लेक आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये कहां पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है, तो कोलकाता में स्थित है। बेंगलोर विजेता कौन रहा, बेंगलोर एफसी विजेता रहा, इसने पहली बार जीता है। उप विजेता कौन रहा, मुंबई सिटी एफसी। ठीक है, उसके बाद डूरेंट कप से संबंधित और कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, तो हो सकता है आपसे प्रयोजक पूछ ले कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कौन सा था। ठीक है, और आयोजन स्थल 3 शहरों में हुआ है, कोलकाता, गुवाहाटी और इंफाल। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एशियन कप फुटबॉल 2023 का आयोजन। ठीक है, मेजबानी कौन करेगा, कतर करेगा। ठीक है, अब इसके पीछे भी कहानी है, ऐसे ही मेजबानी कतर को नहीं मिल गई है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि चाइना ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि भैया हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और हम किसका आयोजन नहीं कर सकते, एशियन कप फुटबॉल का आयोजन नहीं कर सकते। तो फिर फुटबॉल आयोजक दो थे, उन्होंने सोचा कि भैया कौन जबरदस्ती की बातें करे, एक काम करते हैं कि इसका उठा के किसको दे देते हैं, कतर को दे देते हैं आयोजन का। ठीक है, ये चीज यही लिखी है। उसके बाद फिर डिस्कस हुआ कि अब 23 में का तो ठीक है भैया हम दे रहे हैं कतर को, अब 27 में कौन लेगा, तो 27 में अभी तक की जो खबर है 2 देशों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और ये बताना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन 2 देशों में से एक देश कौन सा है, भारत है, और दूसरा देश कौन सा है, सऊदी अरब है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी कि कतर में होना है, ठीक है, चीन के द्वारा मतलब चीन से कतर को दे दिया गया है, 18वां संस्करण है, बस इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन आना, एक एग्जाम में नहीं तो वनडे किसी न किसी एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच में, यदि आप थोड़ा सा भी फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते होंगे तो फाइनल आपने जरूर देखा होगा। दिमाग दौड़ाइए, तो अर्जेंटीना ने किसको हराया था, फ्रांस में। बड़ा अच्छा मैच हुआ था, पेनाल्टी शूट आउट से फैसला आया था, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। फुटबॉल के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ल्ड में जब फुटबॉल के मैचेस चलते हैं तो हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है कंपेयर टू अदर्स गेम्स। जो दूसरे गेम्स होते हैं उनमें दिल की धड़कन इतनी तेज नहीं होती है जितनी किस गेम में होती है, फुटबॉल गेम में होती है। और विश्व में, हम अपनी भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व में सबसे पसंदीदा खेलों में से फुटबॉल एक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को। ठीक है, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट से 4-2 से पराजित किया है, पहली बात। और क्रोएशिया जो है वो मोरक्को को पराजित करके तीसरे स्थान पर रहा है। तो कम से कम इतना बड़ा फीफा विश्व कप 4 साल में होता है, तो इतना कम से कम 3 तक किसने टॉप किया है ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 की बात, पहले में अर्जेंटीना है, दूसरे में फ्रांस है और तीसरे में क्रोएशिया है। ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। अर्जेंटीना ने 36 वर्षों के बाद ये फीफा वर्ल्ड कप जीता है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो शीर्ष गोल स्कोरर रहे हैं वो किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, फिर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि किलियन एम्बाप्पे जो है वो किस देश से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो फ्रांस से संबंधित है। कहां से संबंधित हैं, फ्रांस से संबंधित हैं। इन्होंने कितने गोल किए हैं, तो इन्होंने 8 गोल किए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और क्यों यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 8 गोल आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये फीफा विश्व कप है और इसका महत्व बताने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किलियन एम्बाप्पे भी याद रखना है कि कहां से संबंधित है, तो फ्रांस से संबंधित है और 8 गोल उन्होंने किया है। उसके बाद दूसरा नाम लियोनेल मेसी का आता है, अर्जेंटीना से हैं ये, और 7 गोल इन्होंने किया है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फीफा विश्व कप की कुछ जो दूसरी खबरें हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। 1978 में इन्होंने जीता था और उसके बाद 1986 में। ठीक है, और 86 में डियोगो माराडोना कप्तान थे उस समय। ये अभी कुछ दिन पहले ही इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है
कि अर्जेंटीना ने इससे पहले कब वर्ल्ड कप जीता था, यह पूछा जा सकता है। तो 1986 में वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? लियोनेल मेसी, 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी, एकमात्र खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि फुटबॉल में 2 बार गोल्डन बॉल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं, तो आपको लियोनेल मेसी, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, और जो फैन है इनके बारे में, ये केवल अच्छे खिलाड़ी नहीं, अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान भी हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मेसी विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक 26 मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। विश्व कप में सबसे अधिक मैच खेलने वाला का यदि रिकॉर्ड पूछा जाए किसके नाम है, तो वो लियोनेल मेसी के नाम है। ठीक है, फाइनल मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे ने हैट्रिक लगाई है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो एम्बाप्पे है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विश्व कप को एक नजर में देख लेते हैं सरसरी निगाह पे। ठीक है, उद्घाटन समारोह अल-खोर स्थित अल-बात स्टेडियम में आयोजित हुआ। कतर के शेख तमीम बिन अहमद अल धानी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। समापन 18 दिसंबर को हुआ। गोल्डन बूट अवार्ड में एक नजर डालते हैं, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। गोल्डन बूट, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पीडीएफ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे किस देश से हैं? फ्रांस से हैं। मैं बार बार ये नाम याद कर लीजिए आप, किलियन एम्बाप्पे किस देश से हैं? फ्रांस से हैं। इन्होंने कितने गोल किए हैं? 8 गोल किए हैं। दूसरा, सिल्वर बॉल किसे दिया गया है? इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, ब्रॉन्ज बॉल किसे दिया गया है? लुका मोड्रिक। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। लुका मोड्रिक कहां से हैं? तो क्रोएशिया से हैं। कहां से हैं? जो तीसरी टीम थी वर्ल्ड कप में, क्रोएशिया। गोल्डन ग्लव किसे दिया गया है? तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है। ठीक है, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो एंजो फर्नांडेज को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और ये किस देश से संबंधित है? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित है। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किस देश को दी गई है? तो इंग्लैंड को दिया गया है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं एक बार में नाम याद होने वाले नहीं हैं। यदि आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहां से बार बार पढ़िए और वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, तो चीजें दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, मेजबान देश कौन सा है? कतर, मैंने बता दिया। ये 22वां संस्करण था। प्रतिभागी टीमें कितनी थी? तो 22 थी। और इसका जो शुभांकर रखा गया है वो किसको रखा गया है? लाइव। और लाइव कौन है? एक अरबी शब्द है जिसका विशेष अर्थ क्या होता है कि विशेष गुण और क्षमता वाले खिलाड़ी से ये प्रतीक होते हैं। ठीक है, और आधिकारिक प्रयोजक कौन थे? तो बेजोस थे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फीफा विश्व कप के 2022 के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। आगे बढ़ते हैं। एक इंफॉर्मेशन हम आपको यहां पर देना चाहते हैं कि ये करंट अफेयर्स तो हम इस श्रृंखला में आपको उपलब्ध ही कराएंगे, ईयरली वाला। उसके बाद हम डेली करंट अफेयर्स सुबह 6:45 पर हम करंट अफेयर्स की क्लास अपने YouTube चैनल एग्जाम साधक में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य, हमारा 2 उद्देश्य है। सबसे मिनिमम टाइम, मैक्सिमम आउटपुट। हमारी कोशिश ये रहती है कि 10 से 15 मिनट में हम डेली का करंट अफेयर्स आपको प्रदान करा दें, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा एम ये है कि हम फैक्ट टू फैक्ट चीजें उपलब्ध कराएं। क्योंकि एक आप यदि लॉजिकल चीज सोचेंगे तो 10 से 12 खबरें ही ऐसी रहती हैं दिन भर में, ठीक है ना, जिनको आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इधर उधर की चीजें ना पढ़ के आपको यदि कुछ ऐसी कलेक्टिव चीजें प्रदान कर दी जाएं जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो, उसी उद्देश्य के साथ हम करंट अफेयर्स की क्लासेस, जैसे आज 21 फरवरी है, तो आज की क्लास हमने उपलब्ध करा दी है अपने YouTube चैनल में। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके और उसका नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही क्लास उसमें आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ लें। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया ओपन की। ठीक है, तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में कहां होता है। तो इससे संबंधित सबसे पहले हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ओपन आयोजित होना है। यह महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए खबर। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी न्यूज है ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित 2022 से, वो क्या याद रखनी है आपको? राफेल नडाल जो है 21वीं बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम का किताब जीता है। ठीक है, और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? राफेल नडाल।
ये नाम आपको याद रखना है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं बाद में आपको दूंगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, जो एक महत्वपूर्ण नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित, वो है एशलेग वर्स। एशलेग वर्स इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन 1978 के बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली ये पहली महिला है, ठीक है ना। इसलिए इनका नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया से ही है, ठीक है। कौन सा नाम आपको याद रखना है? एशलेग वर्स, ठीक है। एशलेग वर्स, मैं इसीलिए 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं कि इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पूर्व क्रिसियो नील भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केवल क्रिसियो नील नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो यह चीज भी आपको याद रखनी है। इन्होंने 1978 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। आप सोचिए कि जो जहां हो रहा है वहीं का यदि कोई खिलाड़ी जीतता है तो वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी इतने वर्षों के बाद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक नजर जल्दी जल्दी हम डाल लेते हैं कि पुरुष में किसने जीता, महिला में किसने जीता। तो राफेल नडाल स्पेन से है, ये देश आपको याद रखना है। राफेल नडाल कहां से है? स्पेन से है। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव हैं, जो कहां से संबंधित हैं? रूस से संबंधित हैं। जब महिला एकल की बात करते हैं तो विजेता एशलेग बार्टी है ऑस्ट्रेलिया से, डेनियल कॉलिंस अमेरिका से संबंधित हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर पुरुष युगल की बात करें, मतलब 2 पुरुष मिलके जो खेलते हैं, उसमें कौन विजेता रहा? तो निक किर्जियोस, थनासी कोकीनाकिस, दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं, इसलिए दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। उप विजेता मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब तक आप पीडीएफ डाउनलोड करके इन्हें 2-3 बार नहीं देखेंगे तब तक आपको नाम याद होने वाले नहीं है, ठीक है ना। ये सिंपल नाम नहीं है सोनू मोनू इस टाइप के कि आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फॉरेनर नाम है और इन्हें याद करने के लिए आपको बार बार या तो वीडियो देखना होगा या तो पीडीएफ जाके डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अन्य उसमें एक और है, महिला युगल में देख लेते हैं। तो बारबोरा केजिस्कोवा, कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों कहां से हैं? चेक गणराज्य से हैं। एना डानीलिना कजाकिस्तान से है और विया पित्र हेडाड माइया ब्राजील से हैं, ठीक है। उसके बाद मिश्रित युगल में केवल आप विजेता याद रख सकते हैं। क्रिस्टीना मेल्डेनोविक है और इवान डोगिंग है क्रोएशिया से, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो काम चल जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 की बात करते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? क्ले कोर्ट। किसमें खेला जाता है? कभी क्या होता है कि मिलान दे देते हैं। यहां पे क्या कर देते हैं कि कौन सी सीरीज का नाम लिख देते हैं कि कौन सी सीरीज है और किसमें खेला जाता है, इस तरह से लिख के दे देते हैं किसमें खेला जाता है। उसके बाद आपको मिलान करने के लिए चीजें दे दी जाती हैं कि कौन से कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये क्ले कोर्ट में फ्रेंच ओपन खेला जाता है। पहली बात, राफेल नडाल ने 14वीं बार फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। इस जीत के साथ नडाल जो है फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक नजर परिणाम पर डाल लेते हैं। किसने जीता है पुरुष एकल? राफेल नडाल ने। कम से कम पुरुष और महिला तो आप रट्टा मार ही लीजिए, ठीक है ना। ये चीजें यदि याद नहीं हो रही हैं, हालांकि याद तो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन कम से कम की बात कर रहा हूं मैं कि कम से कम पुरुष का याद कर लीजिए। राफेल नडाल जो स्पेन से है और कैस्पर रूड ने जीता है, दूसरा नाम है, ठीक है, हरा के। उसके बाद इका स्विटेक ने कोको गॉफ को हराकर जीता है। इका स्विटेक पोलैंड से है और कोको गॉफ अमेरिका से है। पुरुष युगल में देखा जाए तो मार्सेलो अरवलो और जीन जूलियन ने एक साथ मिलकर जीता है। उसके बाद जब महिला युगल में देखा जाता है तो कैरोलिना गार्सिया जो फ्रेंच से हैं, क्रिस्टीना मलादेनोविक जो फ्रांस से हैं, ये दोनों मिलकर जीता है इन्होंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एना शिवहारा जो जापान से संबंधित हैं और वेस्ले कूलहोफ जो नीदरलैंड से संबंधित हैं, इन्होंने मिश्रित युगल का जीता है। आगे बढ़ते हैं और विंबलडन ओपन पे नजर डाल लेते हैं 2022। तो सबसे पहले तो विंबलडन के बारे में आपको याद रखना है कि यह सबसे पुराना टूर्नामेंट है।
विंबलडन। ठीक है, कब शुरुआत हुआ था? 1877 में। और कोर्ट किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। रोजर फेडरर ने अभी तक सर्वाधिक 8 बार पुरुष एकल का विंबलडन खिताब जीता है। महिला एकल का विंबलडन खिताब सर्वाधिक 9 बार मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है, आप कपिल शर्मा के यदि शो देखते होंगे तो सानिया मिर्जा के साथ एक शो था, उसमें वो पूछता है कि आपकी पक्की सहेली कौन सी है, तो यही नाम लेता है और वो इसका नाम नहीं ले पाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मार्टिना नवरातिलोवा, यूएसए से हैं ये। ठीक है, इस तरह से ये चीजें याद रहती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतियोगिता के परिणामों पर नजर डालते हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया से हैं, इन्होंने पुरुष एकल विजेता बने थे। महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने जीता था। पुरुष युगल में निकोला मेकटिक जो क्रोएशिया से हैं और मेट पाविक जो क्रोएशिया से हैं, दोनों मिलकर खेला था और इन्होंने पुरुष युगल विजेता बने थे। उसके बाद ताइपे हसीए सु वेई और एलियस मार्टेस बेल्जियम से हैं। मिश्रित में देख लिया जाए तो नील स्कूप्सफी और देसीरा क्राब्जिक यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम टफ है, मैं आपसे इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, पीडीएफ जाके डाउनलोड करना है और इनके नामों को बार बार देखते रहना है ताकि चीजें आपको याद हो। चलिए अब बात करते हैं यूएस ओपन की। ठीक है, यूएस ओपन जीतने के साथ जो है कार्लोस अल्कराज विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद इगा स्वीटेक ने पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। अब देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, एग्जाम में आता है तो पढ़ना पड़ेगा। अभी याद करने का सबका अपना अपना तरीका है, किसी भी तरीके से याद करिए लेकिन याद इनको जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रतियोगिता जो पुरुष एकल में किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। कहां से संबंधित है? ये नाम आने की बहुत संभावना है, 3 स्टार आप बना लीजिए। ठीक है, कार्लोस अल्कराज कहां से है? स्पेन से संबंधित है। महिला विजेता इगा स्वीटेक पोलैंड से संबंधित हैं। पुरुष युगल में राजीव राम जो अमेरिका से हैं और जो सैली सबरी ब्रिटेन से हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ये प्रतियोगिता जीती है यूएस। ठीक है, उसके बाद विजेता महिला युगल में देख लिया जाए तो बारबोरा और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से संबंधित हैं, इन्होंने जीता है। उप विजेता कैटी मैकली और टेलर टाउनसेंड रही हैं। मिश्रित की यदि बात करें तो स्ट्राम सैंडर्स और जॉन पियर्स ने दोनों मिलकर खेले थे और जीते थे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं, अब शतरंज पर नजर डालते हैं। तो शतरंज में जो शतरंज से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो हो सकता है या तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि 73वें नंबर के ग्रैंड मास्टर, तो पूछ सकता है कि 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है। पहला टाइप तो ये हो सकता है, और दूसरा टाइप हो सकता है कि खिलाड़ियों के नाम दे दे। क्या दे दे? नाम दे दे, और उनसे पूछ ले कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है और उतनी ही चीज मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं। ठीक है, जैसे भरत सुब्रह्मण्यम किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, ये चीज आपको याद रखनी है। इन्होंने 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर जीता है। और इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी मैं आपको दे दूं कि इन्होंने 11 साल 18 महीने की उम्र 2019 में इंटरनेशनल मास्टर बन गए थे, सबसे कम उम्र में। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा नाम याद रखना है आपको, राहुल श्रीवास्तव। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। इनके बारे में आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इतनी ही जानकारी आपको इनके बारे में रखना है। 75वें ग्रैंड मास्टर यदि पूछे जाए तो प्रणव रोमानिया का नाम याद रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रणव रोमानिया किस खेल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 76वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो प्रणव आनंद ने जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। 77वें ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो आदित्य मित्तल ने जीता है। ठीक है, अब इनको एक नजर पे हम जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष 2022 में ग्रैंड मास्टर किताब हासिल करने वाले 5 भारतीय। ठीक है, इनके नाम और इनकी संख्या, कौन सा ग्रैंड मास्टर ये बने हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन 2 ही टाइप से पूछे जाएंगे। पहला, जैसे राहुल श्रीवास्तव है तो वो नाम दे देगा कि राहुल श्रीवास्तव किस विधा से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो आपको शतरंज टिक करना है। ठीक है, तो 74वां किसने जीता है? राहुल श्रीवास्तव ने। 73वां भरत सुब्रह्मण्यम में जीता है। वी प्रणय वी, इनका पूरा नाम क्या था? वी प्रणय
वी, इन्होंने 75वां ग्रैंड मास्टर जीता है। उसके बाद आदित्य मित्तल के नाम को हम नहीं भूल सकते हैं, 17वां ग्रैंड मास्टर जीता है। और प्रणय आनंद ने 76वां ग्रैंड मास्टर जीता है, किसमें? शतरंज में। तो खिलाड़ी याद रखिएगा, भरत सुब्रह्मण्यम किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। प्रणय आनंद किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। आदित्य मित्तल किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। ये चारों पांचों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दो ही चीज याद रखनी है, इसमें ज्यादा डीप घुस के नहीं पूछा जाता है, केवल नाम पूछा जाएगा और इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा हैं, ठीक है। तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और यह पूछा जा सकता है कि अभिमन्यु मिश्रा किस खेल से संबंधित है। उसके बाद 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बनाइए आप, ठीक है। 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो प्रियंका नुटक्की, याद रखिएगा आप, प्रियंका नुटक्की का नाम याद रखना है, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है। इससे पहले 15 वर्षीय दिव्या देशमुख महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम भी आपको याद रखना है। यहां पर 3 स्टार बना लीजिए क्योंकि इस बार महिला ने ग्रैंड मास्टर जीता है, हो सकता है आपसे पहला पूछ लिया जाए। तो उनका नाम है एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम है? एस विजय लक्ष्मी। आपको याद रखना है, वो इसलिए रखना है क्योंकि इस बार 23वां महिला ग्रैंड मास्टर किसने जीता है? एक आंध्र प्रदेश की प्रियंका नुटक्की ने जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्नूकर की बात कर लेते हैं। स्नूकर में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वही आपको याद रखनी है। 19वीं एशियन सोमी यूपी बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2022। तो पहला क्वेश्चन, कहाँ आयोजित हुआ है? मैं बताया ना, एक पढ़ने का क्रम होता है, आप बस उसी तरीके से पढ़ते जाइए। तो कहाँ हुआ? दोहा, कतर में आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या है? भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में अपने ही देश के ध्रुव सितवाल को पराजित कर दिया है, ठीक है। यहां पर 3 स्टार बनाइए और दोनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला पंकज आडवाणी, पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, और दूसरा नाम आपको याद रखना है ध्रुव सितवाला। क्या नाम याद रखना है? ध्रुव सितवाला, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद यह आडवाणी द्वारा विजित 24वां अंतरराष्ट्रीय किताब है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022। पहला क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए? कहां है? क्या आना चाहिए? कहां है? यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये शेफील्ड इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, ठीक है। यहां पर एक रिकॉर्ड बना है, रोनियो सुलीवान ने 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का किताब जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नाम आपको क्यों याद होना चाहिए कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रोनियो सुलीवान किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इन्होंने स्टीफन हेनरी के 7 विश्व किताब के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, ठीक है। इसलिए रोनियो सुलीवान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये है उनकी पिक्चर, नाम से याद ना हो तो चेहरे से याद कर लीजिए, जैसा आप उचित समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब हम बैडमिंटन की, ठीक है। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2022 की बात करेंगे, ठीक है। अब कहां है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थाईलैंड के नानथुबरी में आयोजित किया जा रहा है। एक नजर पे हम कौन से पदक किसने जीता है उस पर डाल लेते हैं। तो सरुण राकविती दसरन थाईलैंड के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है महिला एकल अंडर 17 में। रजत पदक उन्नति हुडा ने जीता है जो भारत के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 3 स्टार बना लीजिए। हो सकता है आपसे पूछ लें कि उन्नति हुडा किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। पुरुष युगल अंडर 17 में स्वर्ण पदक लाइयो यू यी हायोलिन जो ताइवान से है, इन्होंने जीता है। रजत पदक अर्श मोहम्मद संस्कार सारस्वत, दोनों भारत के हैं, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद पुरुष एकल अंडर 15 का रिजल्ट देखते हैं, तो स्वर्ण पदक चुंग सियांग, ये ताइवान के हैं, इन्होंने जीता है। और रजत पदक अनीस दानेई थोपानी ने जीता है जो भारत के हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। मैंने बताया कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ये किस खेल किस विधा से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन की। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस याद रखना है सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का नाम
सेट्टी का नाम याद रखना है, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेंच ओपन किताब जीतने वाली ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है। ठीक है, 3 स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। ठीक है, उसके बाद चिराग शेट्टी। जैसे भी याद हो, याद करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप याद करिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन में क्या है? पुरुष एकल विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, डेनमार्क के हैं। महिला एकल में विजेता याद रखिए, बस ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद विजेता महिला एकल में हे बिंग जियाओ हैं, जो चीन से संबंधित है। देश और खिलाड़ी, 2 नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, देश और खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क ओपन में विजेता कौन से हैं? तो हे बिंग जियाओ हैं। पुरुष एकल में विजेता कौन है? तो सी यूकी हैं, जो चीन से हैं। उसके बाद महिला युगल में कौन है? तो चेन किंग चेन है। मिश्रित में झेंग सेवई और हुआंग याकी योंग ने जीता है। ठीक है, डेनमार्क ओपन। अब आगे बढ़ते हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक पर एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहां आयोजित हुआ? तो बीजिंग चीन में आयोजित किया गया है। ठीक है, तीन स्थानों पर आयोजित किया गया था, बीजिंग में, यानकिंग में और झांगजियाको में। ठीक है, वितरित किए गए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ और जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं। तो बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में जो शीर्ष देश रहा है वो कौन सा रहा है? नॉर्वे रहा है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे भी शीत मतलब ठंडे एरिया की तरफ है, जब आप मैप में देखेंगे तो उसी नाम से याद रखिए। आपका तरीका है, हालांकि थोड़ा सा मैं बता देता हूं याद करने का। नॉर्वे, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक पदक, जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष में रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने कितना जीता है? तो 37 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 स्वर्ण पदक हैं। और ये जो तालिका में स्थान दिया जाता है ये किस पदक के आधार पर दिया जाता है? तो स्वर्ण पदक के आधार पर दिया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नॉर्वे ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रमंडल खेल 2022। पहला क्वेश्चन कहां हुआ है? तो बर्मिंघम ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने ही कुल 178 पदक जीते हैं और शीर्ष पायदान पर रहा है। तो ये चीज भी आपको होना चाहिए याद। भारत पदक के मामले में 4थे स्थान पर रहा है। भारत के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप कितने पदक जीते हैं इन्होंने, टोटल कितने स्वर्ण जीते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कितने रजत जीते हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 की जब हम बात करते हैं तो कुल कितने जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं इन्होंने? तो 61 पदक जीते हैं, ये याद रखना है आपको। जिसमें से 22 पदक किसके हैं? स्वर्ण के हैं। स्वर्ण 22 पदक हैं। रजत कितने हैं? तो 16 रजत के हैं और 23 कितने हैं? तो कांस्य पदक के हैं। ठीक है, बर्मिंघम भारत का 5वां सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उसके बाद एक नजर डालते हैं कि 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन से खेलों को सम्मिलित किया गया है। उसमें से एक खेल का सही नाम दे देंगे और 3 गलत दे देंगे। या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो नाम है इनके 3 नाम दे देंगे और एक नाम गलत दे देंगे। ठीक है, तो बास्केटबॉल 3x3 बास्केटबॉल को सम्मिलित किया गया है, नंबर 1। और महिला T20 क्रिकेट को भी सम्मिलित किया गया है। 3 स्टार बना लीजिए और याद कर लीजिए। पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को भी इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया गया है। ठीक है, इतनी जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य जानकारी आपको दे दें। भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन थे? तो निकहत जरीन। अब निकहत जरीन है तो किस खेल से संबंधित है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मुक्केबाज हैं ये। ठीक है, उसके बाद अंचत शरत कलम किससे संबंधित है?
टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर क्या रहा है? पेरी रहा है। ये पेरी का चित्र है, एक बहुरंगी बैल है पेरी। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले सीधा पेरी दे दे और पेरी संबंधित है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन में क्या लगाना है आपको कि कॉमनवेल्थ का शुभांकर पेरी है। ठीक है, उसके बाद एक नजर हम डाल लेते हैं इनकी तालिका पर कि कौन किसको। तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा 178 मेडल मिले हैं, जिसमें से 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य है। इसके बाद जब इंग्लैंड की बात करते हैं तो 57, 66, 63, 176। कनाडा की जो तीसरे स्थान पर है 26, 32, 34, 92 जीता है। और भारत ने कितने जीते हैं? तो 22, 16, 23, टोटल 61। 22 में क्या है? 22 में स्वर्ण है, 16 रजत हैं और कांस्य कितने हैं? 23 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं खेलो इंडिया गेम्स, जिसकी बहुत देर से जिसका इंतजार था। क्यों इंतजार था? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? 5वां संस्करण है ये। ठीक है, इसमें धोखा नहीं खाना है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि चौथा संस्करण या 5वां संस्करण, संख्या से पूछ सकता है। तो ये याद रखना है आपको कि ये 5वां संस्करण है यूथ गेम 2022 का। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में कुछ गेम जो यहां पर आयोजित नहीं हो पाए वो आयोजित हुए हैं, ये याद रखना है। इसमें जो पहला चीज याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से नए खेल सम्मिलित किए गए हैं। तो फेसिंग और वाटर स्पोर्ट बड़े तालाब भोपाल में कई गेम आयोजित हुए हैं। कैनोइंग, कयाकिंग, है ना, सैलेलम, ये खेल सारे स्पोर्ट्स कौन से वाटर स्पोर्ट्स के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खेलो इंडिया। तो किसने सबसे अधिक पदक जीते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। 56 इन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 52 रजत जीते हैं और 50 कांस्य जीते हैं। तो पहले स्थान में कौन है? तो पहले स्थान में महाराष्ट्र है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर हरियाणा है। हरियाणा ने 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक जीते हैं। मेजबान मध्य प्रदेश जो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कर रहा था, मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ी एथलीट टीम इस बार उतारी है। कितने खिलाड़ी खेल रहे थे? 474 खिलाड़ी खेल रहे थे। ठीक है, इसके बाद पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा तालिका में स्थान है? तो तीसरा स्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण, 30 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे दें, शुभांकर कौन है? आशा। सीधा आशा लिख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आशा किससे संबंधित है। ठीक है, तो वहां पर आशा निराशा से संबंधित है, ऐसा लिख के या लगा के नहीं आना है। आशा किससे? खेलो इंडिया यूथ गेम से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद सॉन्ग कौन सा है? तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। आप देखे होंगे जब उद्घाटन हो रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने फेसबुक पेज में भी इस गाने को उन्होंने लगाया था, मतलब उसमें शेयर किया था। ठीक है, और ये गाना जो है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, किसने गाया है? तो मशहूर गायक शान ने गाया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा याद रखिएगा आप कि खेलो इंडिया की मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले अमरकंटक क्या है। ठीक है, और उस ऑप्शन में नर्मदा का उद्गम स्थल ऑप्शन ना रहे। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या टिक करना है कि अमरकंटक जो है खेलो इंडिया की मशाल का नाम है। ठीक है, धोखा नहीं खाना है, याद रखिएगा। उसके बाद मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खेलो इंडिया की मशाल में किसकी आकृति उकेरी गई है? तो नर्मदा की आकृति को, नर्मदा नदी की आकृति को उकेरा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते चलते तथ्य संग्रह पर एक नजर डाल लेते हैं। मैंने आप चलते चलते खेल करंट पर एक नजर डाल लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जितने टॉपिक हमने बताए थे वो सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। चलते चलते तथ्य संग्रह में वो सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं जो हमने नहीं की हैं अभी तक। ठीक है, जैसे फुटबॉल के प्रतिष्ठित पुरस्कार
बैलोन डी ओर, तो पहला तो यही पूछा जा सकता है कि बैलोन डी ओर किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, करीम बेंजेमा को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर PR श्रीजेश, ये याद करिए आप किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है, आपने देखा होगा गोलकीपर के रूप में काफी चर्चा में रहे हैं ये। तो शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये केवल दूसरे भारतीय हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। इससे पहले हॉकी की कप्तान रानी रामपाल जी को 2019 में इसी पुरस्कार से वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं चलते चलते खेल करंट के अंतर्गत। तो हमने देखा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, तो उनके नाम हमें पता होने चाहिए कौन कौन है। एक तो बजरंग पुनिया जी हैं, क्वेश्चन वैसे ही बनेगा कि बजरंग पुनिया किससे संबंधित है, या पूछ लेगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता। ठीक है सॉरी, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और दूसरा कितने किलोग्राम की फ्री स्टाइल पर इन्होंने जीता है, तो 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता है। उसके बाद महिलाओं की बात कर ले तो विनेश फोगाट ने जीता है 53 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय स्कीपर आंचल ठाकुर की। आंचल ठाकुर का नाम याद रखिएगा, मोंटेनेग्रो में आयोजित FIS अल्पाइन स्काइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किसने, आंचल ठाकुर ने। ठीक है, इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के साथ ही आंचल ठाकुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीपर एथलीट बन गई हैं। याद रखिएगा, हो सकता है नाम दे दे आंचल ठाकुर किससे संबंधित है, तो आपको टिक करना पड़ेगा भारतीय स्कीपर एथलीट हैं। ये क्या है, भारतीय स्कीपर एथलीट। ठीक है, इससे पूर्व ऑन है तो हम बात कर रहे थे आंचल ठाकुर की। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्कीपर एथलीट बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया था कि उन्होंने तुर्की में आयोजित 2018 में FIS अल्पाइन में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चलते चलते खेल करंट के अंतर्गत और चीजें देख लेते हैं। तो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2022 के बारे में कुछ बातें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप कहां आयोजित हुआ। मैंने आपको बोला जो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं चैंपियनशिप उनको याद होना चाहिए कि कहां पर आयोजित हुए, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होते हैं और ये गलत नहीं होने चाहिए आपसे। ठीक है, तो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ है और इसमें भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं, तो 2 रजत पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे वर्ल्ड शूटिंग पैरा सपोर्ट विश्व कप कहां पर हुआ, म्यूनिक। और म्यूनिक कहां पर स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में या तो केवल म्यूनिक दे दे, ये पूछ ले, और दूसरा जर्मनी भी ऑप्शन दे सकता है, तो कुछ भी दे, आपको वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही आप याद रखिए, तो इतने में काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की तैराकी 100 मीटर की फ्री स्टाइल में इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने रोमानिया के हैं डेविड पोपोविसी। आपको ये नाम याद रखना है, यहां पर 3 स्टार बना लीजिए। 100 मीटर फ्री स्टाइल से ये संबंधित हैं। डेविड पोपोविसी ने इटली के रोम में आयोजित तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की तैराकी में फ्री स्टाइल स्पर्धा में 13 वर्ष पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए, और ये किस देश से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये रोमानिया से संबंधित है, डेविड पोपोविसी। ठीक है, किससे संबंधित है, 100 मीटर फ्री स्टाइल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चलते चलते खेल करंट के अंतर्गत ही
कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाली महिला कौन सी थी, तो स्मृति मंधाना जी हैं। ठीक है, इन्होंने 3000 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। भारत की मिताली राज, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अभी कुछ दिन पहले, उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज किसमें, T20 अंतरराष्ट्रीय में कैलेंडर में, मतलब इस वर्ष जो सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन है, तो सूर्य कुमार यादव का 360 के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इनका नाम आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, उसके बाद दिलीप तिर्की को, किसको, दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया था। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो क्या नाम याद रखना है आपको, दिलीप तिर्की जी का नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि यदि आपसे पूछा जाए कि T20 मैच सर्वाधिक किसने खेला है, तो ये रोहित शर्मा हैं। ठीक है, उसके बाद ICC हॉल फेम में शामिल 3 खिलाड़ी देख लेते हैं एक नजर पे इन 3 खिलाड़ियों के नाम। तो चार्लोट एडवर्ड्स हैं, ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। शिव नारायण चंद्रपाल हैं, कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं। और अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान के हैं। और अब्दुल कादिर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मरणों उपरांत इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं 1141 रन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। तो पहले तो आपको क्या याद रखना है, ज्योति यारा जी किससे संबंधित हैं, ज्योति यारा जी किससे संबंधित हैं, तो 100 मीटर बाधा दौड़ से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने यह दौड़ 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी कर ली है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला धावक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मोहम्मद तैयब इकराम का नाम आपको याद रखना है। किसे चुना गया है, मोहम्मद तैयब इकराम का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मेघना अहलावत का नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते चलते खेल करेंट के अंतर्गत। तो ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में लीजेंड का दर्जा 4 लोगों को दिया गया है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। डोनाल्ड ब्रेटमैन है, रिची बेनो है, डेनिस लिले है और कीथ मिलर है। ठीक है, उसके बाद वार्न के साथ ही, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बना है T20 में सर्वाधिक दर्शकों की मौजूदगी का। तो ये कहां पर बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहां पर स्थित है, अहमदाबाद में। ठीक है, IPL के फाइनल 2022 के फाइनल में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को पहले गुजरात क्रिकेट संघ स्टेडियम मोटेरा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन यदि मोटेरा भी कभी ऑप्शन में देखने को मिलता है तो वो सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला, 3 स्टार बना लीजिए आप यहां पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं तो कह रहा हूं 5 स्टार बना लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो PT ऊषा जी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, PT ऊषा जी को। अच्छा, इस समय क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पेपर आ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि जो सरल नाम है, जो आपको याद हो जाता है, वो नाम ना देके वो थोड़ा सा टफ नाम दे देते हैं। जैसे PT ऊषा जी का नाम क्या है, पिल्ला उल्ला कांडी थेक्के पराम लिम्बा ऊषा। ठीक है, तो मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि PT ऊषा तो आपको याद ही रखना है, साथ में पिल्ला उल्ला कांडी थेक्के पराम्बिल का नाम भी आपको याद रखना है। हो सकता है ऑप्शन में ये नाम ना दें, आप ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो एक नजर इस पे डाल लेना है आपको। ठीक है, इन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इनका निक नेम जो है द पेल्यू एक्सप्रेस है। क्या है, द पेल्यू एक्सप्रेस है। और 1985 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो जयदेव उन्नाकट।
ठीक है, इसमें भी वही याद रखना है कि जयदेव उन्नाकट किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है, तो जयदेव उन्नाकट का नाम आपको याद रखना है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज, अभी कुछ दिन पहले ही शुभमन गिल ने बनाया है दोहरा शतक, ठीक है। इसके पहले कौन कौन लोगों ने दोहरा शतक बनाया है, तो रोहित शर्मा जी ने बनाया है, वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है, सचिन तेंदुलकर ने बनाया है, ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया है। तो हो सकता है यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसने दोहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक नहीं बनाया है, और इसमें से 3 नाम दे देगा और एक नाम किसका दे देगा, अजीत आगरकर का, ठीक है। तो अजीत आगरकर गलत होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है, तो सी शरथ कमल अंचत को दिया गया है। और श्री शरथ कमल अंचत किससे संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। उसके बाद प्रशिक्षकों के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया है जो तीरंदाजी से संबंधित है। मोहम्मद अली कमर को दिया गया है जो बॉक्सिंग से संबंधित है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पारा को दिया गया है जो शूटिंग से संबंधित है। सुजीत मान को दिया गया है जो कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइफ टाइम पुरस्कार दिए गए हैं। दिनेश जावारकर लॉर्ड जो क्रिकेट से संबंधित हैं, बिमल प्रफुल्ल घोष जो फुटबॉल से संबंधित हैं, राज सिंह कुश्ती से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वास्तिक सिंह को दिया गया है, यह आपको याद रखना है। स्वास्तिक सिंह किससे संबंधित है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 स्टार यहां पर बनाइए। स्वास्तिक सिंह जो है वो साइकिलिस्ट हैं जो साइकिल चलाने की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक सिंह का नाम याद रखना है आपको। उसके अलावा प्रतिवर्ष युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और कितना दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए की नकदी दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अवार्ड्स 2022 पर एक नजर डाल लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले तो यह पूछ लिया जाता है कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है, क्रिकेट। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, तो बाबर आजम को जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको प्रदान किया गया, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी इंग्लैंड के किसको चुना गया है, बेन स्टोक को चुना गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी पाकिस्तान के बाबर आजम को ही चुना गया है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार जो दिए गए हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुष में कौन है, वेन स्टोक्स हैं। अब इस तरह की चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से हमारे पीडीएफ में मिलेंगी, आपने सुन भी लिया, अब वहां से पढ़ भी लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुष में कौन है, वेन स्टोक। और वेन स्टोक कहां से संबंधित है, तो इंग्लैंड से संबंधित है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एम्पायर कौन है, रिचर्ड इलिंगवर्थ कहां से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, खेल की भावना के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है, तो आसिफ शेख कहां से हैं, ये नेपाल से हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी कौन कौन से हैं। तो पुरुष वर्ग में कौन है, मार्को जॉनसन कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। महिला की बात करें तो रेणुका सिंह का नाम हम पहले भी ले चुके हैं। वर्ल्ड कप में इन्हें मैन ऑफ द मैच, फाइनल के दिन मैन ऑफ द मैच दिया गया था। ये कहां से संबंधित है, ये भारत से संबंधित है, ठीक है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ियों की यदि बात करें हम, तो पुरुषों में यदि आपको तुक्का भी मारना है ना, तो सूर्य कुमार यादव को मारिएगा, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सूर्य कुमार यादव भारत से हैं। महिला की बात कर लें तो तहया लिया मैकग्राथ कहां से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। मैंने बताया कि इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, ये याद रखना है।
उसके बाद वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रोचेल हेहो फिंटी ट्रॉफी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नया नाम है, याद रखिएगा, रोचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। ठीक है, ये किसको दिया गया है, तो ये नताली स्कीपर को दिया गया है और ये कहां से है, इंग्लैंड से है। ठीक है, और ये कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो बाबर आजम को दिया गया है जो पाकिस्तान से है। ठीक है, तो इस हिसाब से खेल से संबंधित लगभग हमने सारी चीजें कोशिश की हैं इसमें कवर अप करने की। ठीक है, और इससे संबंधित यदि थोड़ी बहुत चीजें रह भी जाती हैं तो हम एक अंतिम वीडियो विविध का देंगे, उसमें सारी चीजें देने वाले हैं। ठीक है, ये श्रृंखला हमने शुरू करी है। इसी तरह वर्ष की सारी खबरें हम आपको इसी माध्यम से उपलब्ध कराने की 10 मार्च से पहले कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की, मतलब आज के करंट अफेयर्स की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, कौन से चैनल पे, टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि हम अगली क्लास में वार्षिक करंट अफेयर्स, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित इसी तरह की क्लास हम आपको देने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।